हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। और मेरे साथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई आपकी चल रही है। यूनिट 1 पे आ चुका हूं, पार्ट 3 पे आ चुका हूं। कोशिश यही रहेगी कि पार्ट 3 इज द लास्ट पार्ट हो इस यूनिट का और अपन ये यूनिट कंप्लीट कर दें। तो चलिए आगे बिना कोई वक्त गवाए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक अपन ने सेकेंड पार्ट के अंदर छोड़ा था वो था एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। अब ये एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन क्या है इसको थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका आगे का टॉपिक भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद उसी टॉपिक पे बात करेंगे। लुक एट द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, थोड़ा सा अलग था। एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन का मतलब यहां पर यह है कि जो भी चीज मैं एक्सपीरियंस कर लेता हूं उसको मैं वैलिड मान लेता हूं। उसको मैं क्या मान लेता हूं? वैलिड मान लेता हूं। उसको मैं ये कह देता हूं कि ये चीज तो ऐसी ही होती है, ये चीज ऐसा है। लाइक कि मैंने सुबह उठा, शक्कर खाई तो मुझे पता चला ये स्वीट है, चिली खाई तो मुझे पता चला ये स्पाइसी है। इसके बाद स्वयं भगवान भी आके मुझे बोले कि नहीं आनंद, ये जो शक्कर है वो फीकी है, ये शक्कर है जो तीखी है, तो मैं एकदम से कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाएगा, नेचुरल एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस और वैलिडेशन का मतलब यही है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर जब हम चलते हैं तो एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो चीज़ हम एक्सपीरियंस के थ्रू वैलिडेट हो जाती है उस पर मेरा बिलीफ और बिलीफ यानी भरोसा, बिलीव यानी कि आप कह सकते हो कि मुझे कह सकते हो कि बिलीफ और बिलीफ में एक छोटा सा डिफरेंस है। जो बिलीफ जो होता है वो हमारे गॉड पे होता है, जो हमारे ईश्वर अल्लाह पे होता है, जहां पर हम तर्क वितर्क नहीं करते कि ऐसा चीज होने से ऐसा होगा। हमें भरोसा है कि ये काम होगा तो ये सारी की सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। वो बिलीफ के अंदर है ना। यानी कि जो हमारे आइडियोलॉजी, जो हमारे कास्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी, कल्चर के थ्रू हमारे अंदर डेवलप्ड होता है वो बिलीफ है। और बिलीव क्या होता है? हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हम कोई चीज क्रिएट कर लेते हैं, हमारा कोई माइंडसेट क्रिएट हो जाता है, वो हमारा बिलीव के अंदर आता है ना, बिलीव के अंदर आता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन आपको समझ में आ गया है ना। दिस रिफर टू द वैलिडेटिंग वन थॉट, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी मैंने खुद ने वो अनुभव किया। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात नहीं, यानी किसी से सुनी सुनाई बात नहीं है। एक्सपीरियंस वैलिडेशन का मतलब यहाँ पर सिंपल सा इतना है कि हम वो चीज जो है एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लाइक कि मैंने 80 पे गाड़ी चलाई तो हवा बहुत तेज लगी, 100 पे चलाई तो हवा बहुत तेज लगी, 120 पे कभी गए नहीं। कार के अंदर भी हम थोड़ा जाना इसमें पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है? एक्सपीरियंस वैलिडेशन होता है कि हमें पता है कि इस पे गाड़ी, अब जैसे कि बहुत से हमारे कह सकते हो स्टूडेंट ही है, तेज गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी क्या करने लग जाती, बबल करने लग जाती, थोड़ा सा हिलने लग जाती। तो उनको एक्सपीरियंस हो गया ना, इतने ही हमारी इस गाड़ी की लिमिट है, बोल देगी गाड़ी। एक्सपीरियंस वैलिडेशन, कोई भी चीज़, लाइक मैं धूप में गया तो मुझे गर्मी लगी, तो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि धूप में जाने में गर्मी लगती है। और अगर उसी समय सर्दियों के टाइम पे मैं धूप में गया तो अच्छा लग रहा है, वो गर्मी हमें अच्छी लग रही है। तो यहाँ एक्सपीरियंस होता है कि गर्मियों में अगर धूप में जाऊँगा तो अलग एटमॉस्फेयर मिलेगा, अलग नेचुरल क्लाइमेट मिलेगा, और अगर सर्दियों में जाऊँगा तो अलग एटमॉस्फेयर मिलेगा, है ना। तो ये एक्सपीरियंस वैलिडेशन है। मीन्स कि जो भी चीज़ मैं डायरेक्ट रूप से एक्सपीरियंस कर लेता हूँ उसकी वैलिडिटी ज़्यादा हो जाती है, उस पर भरोसा ज़्यादा हो जाता है। आगे अपन भरोसे के ऊपर ही बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस नेक्स्ट यूनिट के अंदर, क्योंकि बिलीफ जो वर्ड है, बिलीव, इसके ऊपर ही कम से कम मैं 1 से 1.5 लेक्चर देता हूं। और यहाँ पर अपने टॉपिक के अंदर जितना है कि हम किन चीज़ों पे भरोसा करते हैं, किन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, किन चीज़ों पे आधा अधूरा भरोसा करते हैं, सारी चीज़ें अपन अपने बारे में सीखने वाले हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है लुक एट द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन एंड द राइट अंडरस्टैंडिंग। अब राइट अंडरस्टैंडिंग और बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस का मतलब यह है, ह्यूमन एस्पिरेशंस का मतलब आप ये मान के चलिए कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी, है ना। एस्पिरेशंस मतलब अभिलाषा। मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं विराट कोहली बनना चाहता हूं, मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूं, मैं राहुल द्रविड़ बनना चाहता हूं, मैं एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जैसा कुछ वक्ता बनना चाहता हूं, मैं हो सकता है कि नितिन गडकरी साहब जैसा अभिव्यक्ति के बात रखना चाहता हूं, मैं हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसा प्रखरमुखी मतलब कि एकदम जैसी बात है वैसी की वैसी बात बोल देने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं, है ना। मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं अमिताभ बच्चन जैसा एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूं, मैं अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूं। मैं क्या बनना चाहता हूं? आई वांट टू बी, इसको कहते हैं बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। ठीक है, अब इसमें राइट अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है।
राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है यहां पर? राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, कि हम कैसे चुनाव करें सर कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। किसी कास्ट कम्युनिटी में नॉनवेज खाना सही है, किसी कास्ट कम्युनिटी में गलत है, किसी कास्ट कम्युनिटी में मंदिर में जाया जाता है, किसी कास्ट कम्युनिटी में मस्जिद में जाया जाता है। तो कौन सी वर्शिप करी जाए और कौन सी चीज करी जाए जिससे हमें पता चले कि सर ये चीज़ें सही हैं लाइफ के अंदर और ये चीज़ें गलत हैं। तो इसका बेसिक फिलामेंट है, बेसिक आप इसकी आइडियोलॉजी मान के चलो, जिसमें मैं कहता हूं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि वो सारी चीज़ें सही हैं जो आपको नेचुरली एक्सेप्टेड हो। किसके अंदर आए? नेचुरल एक्सेप्टेंस में। मतलब ईटिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल विथ योर फैमिली, इट इज ए नेचुरली एक्सेप्टेड एट योर सोसाइटी, एट योर कास्ट, एट योर कम्युनिटी, तो इट मीन इट इज राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला वो नेचुरली एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन उसके कुछ तीनों फिलामेंट पूरे होने चाहिए, है ना, मतलब तीनों टाइप पूरे होने चाहिए। नेचुरली एक्सेप्टेंस हो, सेकंड किसी को हार्म ना हो रहा हो, डू नॉट हार्म। मेरे को मेरा हाथ घुमाने की पूरी आजादी है, वो तब तक ही है जब तक वो किसी के मुंह पे जाके नहीं लगता, यानी मेरी स्वतंत्रता किसी के हार्म करने के लिए नहीं बनी होती। हमारा संविधान ये कहता है कि आप किसी को हार्म नहीं करेंगे, है ना। आपके लिए नेचुरली एक्सेप्टेंस है, आपको तेज गाड़ी चलाना, आपके पूरा रेसिंग ड्राइवर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए तेज गाड़ी चलाना बहुत अच्छा है, बहुत मजा आती है और हम तेज चलाना पसंद करते हैं। लेकिन तब तक तेज पसंद करो जब वो आप रेसिंग ट्रैक पे चला रहे हो, आप रोड पे चलाओगे। इंडियन रोड्स पे तो खैर चलती ही कम है, अब तो खैर गडकरी साहब ने काफी इंप्रूव किया है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि वो किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। मीन्स कि वहाँ पे जो लोकल पब्लिक जा रही है, जो किसी रोड से जा रहा है, बाय बस है, बाय कार है, बाय टैक्सी है, बाय बाइक है, अब पैदल ही है, तो किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, तब तो वो चीज़ राइट है। वरना वो क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। वो आपकी कास्ट कम्युनिटी में नेचुरली एक्सेप्टेड होनी चाहिए वो। और थर्ड सबसे ज़्यादा आपका जो कह सकते हो हार्ट, इनर साउल, वो उस चीज को राइट मानता हूं। इनर साउल, यहां पर इनर साउल की बात यानी कि अंदर की जो आत्मा है, सोल। साउल तो मैंने बोल दिया, सोल यू साइलेंट है, इंग्लिश इज द वेरी फनी लैंग्वेज, है ना। तो हार्ट जो है तो वो उसको राइट मानता हूँ। जैसे कि एक हमारे यहाँ पे चलता था, हमारे यहाँ पे मतलब हिंदू कास्ट कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ से मैंने बोला, है ना, कि क्या चलता था? सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा के अंदर क्या था? नेचुरली एक्सेप्टेंस थी। ठीक है, पति जो है वो एक्सपायर हुआ तो पत्नी को भी उसके साथ आग में जलना होगा, तो नेचुरली एक्सेप्टेंस थी। किसी और को हार्म नहीं हो रहा था, किसी उस व्यक्ति को ही हार्म हो रहा था। लेकिन क्या दिल आपका गवाही देता है? क्या दिल से आपको वो बात सही मानती है? तो ये वाली बात, ब्राइब देना, भ्रष्टाचार, नेचुरली एक्सेप्टेंस है सर। इस काम के तो 200 रुपये लगते ही हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, आपकी जेब में भी 200 रुपये हैं ही, क्या होगा? आपके पास तो 200 रुपये हैं ही है, लाइसेंस बनवाना है, दे दीजिए। लेकिन आपका क्या दिल जानता है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो? ईमानदारी से अगर आप अपने दिल से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये गलत है। तो राइट के केवल 3 है, अगर इनमें से 3 में से एक भी चीज़ मिसिंग होती है, यानी वो ना तो नेचुरली एक्सेप्टेंस हो, या किसी को हार्म कर रही हो, या हार्ट आपको उस बात को करने में गवाही न दे, तो वो रॉन्ग हो जाएगी। सिंपल सी बात है। कोई इसमें अंदर ऐसा ज़्यादा किसी कास्ट कम्युनिटी की फिलोसॉफी ना अपने बुक में दी हुई, ना मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मैं केवल आपको ये देना चाहता हूँ कि राइट अंडरस्टैंडिंग का बेसिकली ये मतलब है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। एक तरफ एडोल्फ हिटलर साहब थे, एक तरफ हमारे गांधी जी थे। एडोल्फ हिटलर ने बहुत लाखों लोगों को मरवा दिया, गांधी जी ने लाखों लोगों को नया जीवन दिया, देश को आज़ादी दिलाई। तो ये कुछ चीज़ें राइट है, कुछ चीज़ें रॉन्ग है। तो दोनों ही आइडियल है ना, दोनों ने कुछ मतलब ग्लोबली लीड करा है, ये मान के चलो, है ना। एक ने इंडिया को लीड करा, एक ने जर्मनी को लीड करा, तो दोनों ही लीडर हैं, दोनों की आइडियोलॉजी है। तो कौन सी राइट है, कौन सी रॉन्ग है, ये आपको तय करना होता है, क्योंकि अगर ये तय नहीं कर पाओगे तो आपका एस्पिरेशंस गलत हो जाएगा, यानी कि आपके बनने की इच्छाएं गलत हो जाएंगी। यहां पर राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब बुक के अंदर यह है कि हम जो बनना चाहते हैं वो वही बनना चाहिए जो सही हो। हम ये ना बनना चाहें कि मेरे को तो
वर्ल्ड का सबसे बड़ा मर्डरर बनना है। ठीक है, अब ठीक है, नेगेटिव पिक्चरों का प्रचार ज़्यादा होता है, आप सबको ही पता है। कोई विलन आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे को ऐसा बनना है। केजीएफ पिक्चर पॉपुलर होने का सबसे बेसिक रीज़न क्या था? एज स्टार्टिंग में उसको नेगेटिव रोल के अंदर दिखाया गया, मतलब कि वो विलन बताया गया। जब उसको विलन बताया गया और कुछ अच्छे काम तो करे उसने, ठीक है, आगे अपन बात करेंगे उसकी, लेकिन जब नेगेटिव रोल्स की बात आती है, जब थ्रिल एनिमेशंस की बात आती है, तो ज़्यादा पब्लिक अट्रैक्ट होती है। जैसे मैंने हमेशा बोला, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में जल्दी आएंगे, नेगेटिव न्यूज़ जल्दी आएंगी। आप जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे ज़्यादा देखते हो, वो नेगेटिव थिंग्स ही आपको ज़्यादा परोसी भी जाती है और ज़्यादा दिखती भी है, क्योंकि एल्गोरिदम भी ऐसे वर्क करता है, जो चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं वो चीज़ ज़्यादा दिखता है। इसीलिए कहते हैं कि एस्पिरेशन बनाना तो सही बनाना, और सही का चुनाव कैसे करेंगे? वो नेचुरली एक्सेप्टेड हो, किसी को हार्म नहीं करता और मेरा दिल भी मानता हूँ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ गलत होगी ही, ऐसा मेरा मानना है। और बुक के अंदर भी कुछ इसी के ही सिमिलर थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन मेरी जो ओवरऑल इस पर थ्योरी मेरे को समझ में आई वो यही थी। ठीक है, यहाँ पर बात हो गई। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द एस्पिरेशन एवरी ह्यूमन बीइंग विद देयर करेक्ट प्रायोरिटी। अब रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वाइफ वाला और हस्बैंड वाला ही रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर एक संबंध से यानी कि बिलोंगिंगनेस से। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग की, अगर यहाँ पर टॉपिक चेंज हो गया है ना, यहाँ पर वो कह रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको कोई बिलोंग करे। मैं इस पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी का हूँ, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, ये मेरे को एक तरीके की बॉन्डिंग दे रहे हैं, ये एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। अब वो हो सकता है कि आपका एनवायरमेंट से सिक्योरिटी, हो सकता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, तो वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है। और नेक्स्ट होता है फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी के अंदर वैसे तो रोटी कपड़ा और मकान आता है, लाइक शेल्टर भी इसके अंदर अब इंक्लूड किया गया है, और इंटरनेट तो अब आ ही रहा है। तो फिजिकल फैसिलिटी का मतलब कि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन फुलफिलमेंट करने के लिए इंसान सबसे पहले क्या सोचता है? इंसान, मास्लो साहब की इसके अंदर थ्योरी है, आगे जाकर आएगी, पर अभी यहाँ पर अपन उसकी जो 2 स्टेजेस है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेज दी है उसको बेसिक स्टेज बोला था, मास्लो साहब की थ्योरी है, आगे आएगी इसलिए अभी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बेसिक आया है। मास्लो साहब की क्या कह रही है? बेसिक थ्योरी, और दूसरी सेल्फ बिलोंगिंगनेस। वैसे तो सिक्योरिटी आता है और थर्ड है बिलोंगिंगनेस, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी आता है। तो बेसिक एस्पिरेशंस के बारे में उन्होंने बोला कि आपकी बेसिक एस्पिरेशन रोटी कपड़ा मकान शेल्टर ये कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड, ह्यूमन की एस्पिरेशंस होती है जॉब सिक्योरिटी, उसके बाद आती है बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस मीन्स कि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी से हैं, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी से हैं। हम भैया टाटा ग्रुप में काम करते हैं, है ना। जैसे कभी कभी तो लोग ये मानते हैं टाटा उनकी है ना, हम रिलायंस में हैं मैनेजर, तो उनको क्या आती है? एक बिलोंगिंगनेस आती है, और इसीलिए वहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, कुछ कल्चरल इवेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट है, मार्केटिंग के फंड है। लेकिन अभी इस टॉपिक के अंदर अपन को क्या लिखना है? अपन को यह लिखना है कि जो ह्यूमन की एस्पिरेशंस हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उनमें जो बेसिक प्रायोरिटी है, जो स्टार्टिंग है, वो होती है एक तो रिलेशनशिप, और दूसरा रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर बिलोंगिंगनेस से है, बिलोंग करते हैं हम इस पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी, इस रिलीजन को। और यहाँ पर कास्ट कम्युनिटी के साथ में वो सोसाइटी भी आ सकती है, हो सकता है कि किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लाइक मैंने रिलायंस टाटा का एग्जाम्पल लिया। और आ जाता है फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी का मतलब कि हमारी जो बेसिक नीड है वो फुलफिलमेंट हो रही होती है, और इसी के आजू बाजू पूरी जिंदगी निकल जाती है, जरूरतें पूरे करने में और रिश्ते संभालने में। 2 चीज़ों के अंदर मैक्सिमम पब्लिक की, मैक्सिमम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में, कास्ट धर्म के बारे में सोचना तो दूर की बात है ना, मज़हब धर्म के बारे में सोचना तो दूर की बात है। 2 चीज़ों में पूरी की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, एक तो ज़रूरतें पूरी करने में, दूसरा रिश्ते संभालने में। भाई बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, बेटी से साथ पिता का रिश्ता, पुत्र के साथ माता का रिश्ता, तो इसी को संभालने में पूरा जीवन निकल जाता है। अब अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में देखोगे तो इसके जो बियॉन्ड की चीज़ें हैं, लाइक कि लाइफ के अंदर आपको अपने क्रिकेटर बनना था, लाइफ के अंदर ये करना था, वो करना था, बहुत सी चीज़ें अभी इसके अंदर लूप होल में आ जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये करेक्ट प्रायोरिटी। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन एवरी ह्यूमन बीइंग विद देयर करेक्ट प्रायोरिटी। अब करेक्ट प्रायोरिटी क्या है? मतलब पहले कौन सी नीड पूरी होनी चाहिए और बाद में कौन सी होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपकी फिजिकल नीड पूरी होनी चाहिए और मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। फिजिकल नीड का मतलब कि
रोटी कपड़ा और मकान, मैं इंटरनेट जोड़ देता हूँ शेल्टर, इंटरनेट तो बुक के अंदर नहीं लिखा है, मैंने ही जोड़ा है ना, तो नहीं भी लिखोगे एग्जाम में चलेगा। रोटी कपड़ा और मकान, और मकान के अंदर आ गया शेल्टर, है ना। तो और सेकंड आ जाता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी यानी कि इस काइंड ऑफ सिक्योरिटी, कि हम यहाँ पर हैं, कल कोई मिसाइल आके हमको अटैक ना कर दें, या जॉब सिक्योरिटी हो हमारे पास, या हम फायर और सेफ्टी डिजास्टर कुछ ना हो जाए, इस तरीके की सेफ्टी। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यानी कि बिलोंगिंगनेस की नीड। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वैसे तो यहाँ पर आ जाता है सिक्योरिटी के अंदर, लेकिन बुक के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स बोला है, एक्सट्रीम नहीं बोला है। एडिक्वेट का मतलब कि उतना हो जितना जरूरत हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, यानी कि देने के लिए भी कुछ हो और अपने पास रखने के लिए भी कुछ हो, इसी को बोलते हैं एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस इज द लास्ट एस्पिरेशन। जब ये सारी चीजें होंगी, यानी मेरे पास रोटी कपड़ा मकान है, मेरे पास थोड़ी जॉब सिक्योरिटी है, मेरे पास एक अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप माता पिता के साथ है ना, भाई बहन के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ वो रिलेशनशिप है, मतलब कास्ट कम्युनिटी में रिलेशनशिप है। इसके बाद थोड़ा सा एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, कि मीन्स कि अगर मेरे को कहीं जाना है कहीं आना है तो थोड़ा सा एक 2 व्हीलर मेरे पास हो, कुछ मेरे पास रिसोर्सेज हो जहाँ से मैं वो चीज़ें बाय और सेल कर सकूँ, थोड़ा सा फाइनेंशियली मैं साइलेंट हूँ, और उसके बाद में मेरी पर्सनल ग्रोथ, और उसके बाद में सोचूँ। तो दिस आर द करेक्ट मैनर, दिस आर द मैनर्स विच book want to fulfill your aspirations. Book and means the MHRD means our course curriculum, ours the ideology, कि हमारी फर्स्ट आइडियोलॉजी के अंदर हमारा एस्पिरेशंस क्या होना चाहिए कि पहला बेसिक नीड आइडेंटिफाई हो जाए। अब बहुत से बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि वो पर्सनल ग्रोथ पर डायरेक्ट चले जाते हैं, वो जॉब सिक्योरिटी पर डायरेक्ट चले जाते हैं, पहले उनकी जो फिजिकल नीड्स जो हैं, जो मेंटल नीड है, वो ये फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है ना। और वो फुलफिलमेंट कब होंगी, जब वो थोड़ा सा अपने पर्सनल ग्रोथ से भी पहले फैमिली ग्रोथ को देखेंगे, और जब वो फैमिली ग्रोथ को देखते हैं तो थोड़ा ये बेसिक नीड के ऊपर उनको द्वंद्व स्टार्ट होता है, और यहीं पे आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मेन मोटिव स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर जिसका सेल्फ एक्सप्लोरेशन बढ़िया होगा उसकी मेंटल हेल्थ वैसे ही बढ़िया होगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट वैसे ही वो कर चुका है। तो ये इसका एक मैनर है, ठीक है। आगे बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड द करेक्ट क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द करंट सिनेरियो। ठीक है, अब हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दो अलग अलग वर्ड है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है हैविंग मोर देन नेसेसरी, हैविंग मोर देन नेसेसरी, ठीक है, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा होना ही प्रॉस्पेरिटी है। लाइक कि मेरे को मेरे ऑफिस से घर से ऑफिस आने के लिए एक कार की आवश्यकता है, और मेरे घर पे 2 कार है, तो मैं कार के संदर्भ में, कार के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉस्परस हूँ। ठीक है, मेरे को एक घर की आवश्यकता है जहाँ पर मैं मेरे परिवार के साथ रह सकूँ, और मेरे पास 2 घर हैं, तो मैं उसमें घर के आइडियोलॉजी में क्या हूँ, प्रॉस्परस हूँ। यानी प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध। जब आवश्यकता से ज़्यादा होता है तो उसको ही प्रॉस्परस बोला जाता है। पहनने के लिए मतलब कि कह सकते हो कि 4-5 शर्ट काफ़ी होती है, हमारे पास 30-35 शर्ट है, हम शर्ट के मामले में प्रॉस्परस हैं। ठीक है, इतने तो नहीं होंगी, हो भी सकती हैं ज़्यादा भी, पता नहीं है ना, थोड़ा वाइफ उसके बारे में टेक केयर करती है, तो हम इसके बारे में प्रॉस्परस है। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब वही है, जो भी चीज़ हमारे नेसेसरी से ज़्यादा होती है वो प्रॉस्परस कहलाती है। क्लियर हो गया। अब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द फंडामेंटल की, मेरे को बड़ा पसंद है इस वर्ड को। हैप्पीनेस क्या होती है, हैप्पीनेस हमें लगता है इज ए स्टेज ऑफ इमोशन। बुक के अंदर क्या बोला है, इज ए स्टेज ऑफ इमोशन विद गिव यू जॉय, यानी कि हर्ष उल्लास आपके शरीर के अंदर आता है, इट इज अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस को अगर परमानेंट करना हो ना, तब आपको थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रेस करने की जरूरत है कि हम जो एक्ट कर रहे हैं उसमें हैप्पीनेस होनी चाहिए, उसके एंड रिजल्ट में हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए। एंड रिजल्ट में जब भी हैप्पीनेस होती है तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस रेगुलर नहीं रह पाती है, हैप्पीनेस फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि एंड रिजल्ट फेवर में आया तो हैप्पी हुए, लेकिन जैसे ही हैप्पी हुए फिर से आपके लाइफ के अंदर नई चुनौती आ गई। लाइक कि आप कह सकते हो कि फुटबॉल खेल रहा है कोई व्यक्ति, है ना, तो उसको फुटबॉल खेलते हुए अगर हैप्पीनेस मिलेगी तो वो 90 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है उसमें 90 मिनट्स हैप्पी रह सकेगा। ठीक है, लेकिन यदि उसको गोल मारने पे ही हैप्पीनेस मिलती है तो उसने एक गोल करा, कुछ समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ मिनट, 1 मिनट 2 मिनट के लिए वो हैप्पीनेस हुआ, क्योंकि फिर से गेम स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसकी हैप्पीनेस जो होगी वो स्टेज ऑफ इमोशन यानी साइलेंट पे चली जाएगी या सैड हो जाएगा, और फिर वापस जब तक नेक्स्ट गोल नहीं आता तब तक
हैप्पीनेस नहीं आएगी। और यही हमारी लाइफ के अंदर भी होता है। हम क्या होता है, एंड रिजल्ट पे हैप्पीनेस खोजते रहते हैं कि ये एंड रिजल्ट आएगा, और वो जो लाइफ है पूरी 90 मिनट्स की, उसमें हैप्पीनेस भूल जाते हैं। भगवान ने सबको खुश रहने के लिए दिया है। भगवान ने कोई भी नहीं चाहता, अल्लाह नहीं चाहता कि उसके बंदे दुखी रहे, है ना। भगवान नहीं चाहता कि उसके बंदे दुखी रहे, लेकिन हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो हैप्पीनेस है वो एंड रिजल्ट पे मान रखी। अब मान लेते हैं कि आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, है ना, ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इस लेक्चर के एंड रिजल्ट में आपको क्या चाहिए कि इस रिजल्ट अच्छा है, हम एग्जाम में अच्छे से पास आउट हो जाएं और हमारी जॉब लग जाए। तो जैसे ही आपका एक रिजल्ट आएगा ना, याद रखिए लाइफ में दूसरा रिजल्ट अवेट कर रहा होगा, फिर तीसरा रिजल्ट अवेट कर रहा होगा। जो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, जॉब की चिंता होगी, जॉब अच्छी लग जाएगी, दूसरी अच्छी जॉब की चिंता होगी, फिर फैमिली की अच्छी चिंता होगी, फिर फैमिली में बच्चे आ जाएंगे तो उनकी एजुकेशन की चिंता होगी, फिर प्रॉपर्टी लेने की चिंता होगी, फिर प्रॉपर्टी, यानी कि जब तक एंड रिजल्ट के ऊपर या कमोडिटी के ऊपर या किसी प्रोडक्ट के ऊपर हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है कि हमको वही चीज़ चाहिए, तभी हमारा एंड रिजल्ट जो रहेगा वो अच्छा रहता है, तभी हमको हैप्पीनेस मिलती है। तो हैप्पीनेस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। रखोगे, मानोगे तो कंटिन्यूस रहोगे। और हैप्पीनेस यदि एंड रिजल्ट पे रह गया, तो जब एंड रिजल्ट आया हमारी लाइफ के अंदर, जब गोल आया, जब तभी हम हैप्पी हुए। वरना तो वो जो 90 मिनट्स थे जो भगवान ने पूरे 90 मिनट जा बेटा खेल, ये खेलने के लिए दिए थे, उस पूरे के पूरी लाइफ के अंदर हम क्या रहे, दुखी रहे। क्यों? क्योंकि हमने एंड रिजल्ट तो कितने आएंगे, 2 बार 3 बार आएगा। आज पूरे साल इतने सालों मेहनत करते हो तो रिजल्ट कितनी बार आता है, 2 बार 3 बार आता है। उसके तो पूरे दरमियान हम दुखी रहते हैं। तो हैप्पीनेस की बात आप समझ में आ गए। हैप्पीनेस इज स्टेज ऑफ इमोशन विच गिव यू जॉय, और प्रॉस्पेरिटी हैविंग मोर देन नेसेसरी। तो दोनों अगर आपको एस्पिरेशंस के अंदर तलाशने हैं, क्रिटिकल एस्पिरेशन के अंदर तलाशने हैं, तो हमेशा ये याद रखिएगा, हैप्पीनेस कंटिन्यूस एक्टिविटी है। जो आप जो पसंद कर रहे हैं वो एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, तो रेगुलर उसके एंड रिजल्ट पर न जाके आप उस एक्टिविटीज़ का मजा लीजिए। लाइफ इज ए काइंड ऑफ जर्नी। मैं हमेशा कहता हूँ एक सफ़र है यार। हंसी से गुजारोगे या दुख के गुजारोगे, गुजारना तो आपको ही है, आपको ही है। आपको ही, आपके पड़ोसी नहीं गुजारेंगे, आपके माता पिता नहीं गुजारेंगे, आपका सफ़र आपको ही गुजारना होगा। और जितना अच्छे से गुजारोगे, भगवान को भी लगेगा इसको मैंने एक रोल दिया था, एक फादर का, एक मदर का रोल दिया था, एक सिस्टर का रोल दिया था, एक डॉटर का रोल दिया था, एक ब्रदर का रोल दिया था, एक सन का रोल दिया था। इसने बहुत ही खूबसूरती से इसके साथ निकाला, है ना। वो बाबू मोशा है, आनंद पिक्चर का डायलॉग, हम तो उसके हाथ की कठपुतली है ना। एक बार वो डायलॉग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मस्त डायलॉग था। पिक्चर कौन सी थी, राजेश खन्ना, और दूसरा हीरो कौन था वो भी मुझे बताना, और नहीं देखिए तो जरूर देखना, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुलफिल टू हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ह्यूमन एस्पिरेशन। अब इन दोनों को फुलफिल कैसे किया जाए, यानी कि खुशी के साथ समृद्ध कैसे हुआ जाए। सबसे पहला, कल्टिवेटिव ग्रोथ माइंडसेट। कल्टिवेटिव ग्रोथ माइंडसेट का मतलब जब तभी खुश होंगे जब हमारा जो माइंडसेट होगा वो हमेशा उत्साहवर्धक होगा, जब हम पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे। एक बेसिक सी बहुत से मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स के में से आइडियोलॉजी सुन रखी है कि आंख बंद करके अपन तलाशो तलाशो तलाशो, रेड 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 तो हमको रेड नजर आएगा, ब्लू 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 तो ब्लू ही नजर आएगा। जब भी हम कोई चीज खोजने की कोशिश करेंगे तो हमको ब्लू ही वही चीज दिखेगी। जब हम प्रॉब्लम्स खोजेंगे तो हमको प्रॉब्लम्स दिखेगी, जब हम सॉल्यूशंस खोजेंगे तो सॉल्यूशंस दिखेंगे। हैं, प्रभु मूरत दिखे वैसी, जहे जियत चाहे रहे नियत वैसी। ऐसा ही है, मैं थोड़ा सा सही बोल नहीं पाया ये, है ना। प्रभु मूरत दिखे तैसी, चाहे नियत रहे वैसी। तो जैसे की कामना करोगे वैसा ही मिलेगा। तो माइंड कैसा होना चाहिए, कल्टिवेटिव, यानी कि ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए। तब क्या होगा, उपजाऊ, है ना। तब क्या होगा, हमेशा खुश रहोगे, तब हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में सोचोगे। एंगेज एक्टिविटी विद पैशन एंड पर्पस, यानी कि आपका पैशन पर्पस है, उसी के साथ आप काम करिए। दूसरी एक्टिविटी में आप काम करोगे तो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं ड्रॉप में आएगी। मेरे साथ हुआ था, मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था, आज उसका बेनिफिट मिलता है। आज मेरे को वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बेनिफिट मिलता है। हमें नहीं पता कि भगवान ने कब कौन सी चीज़ हमारे लिए लिखी है, लेकिन तब मैं वो काम करता था। एक सेटल नौकरी थी, एक मतलब कह सकते हो जॉब थी। पिताजी भी उसी कंपनी से रिटायर्ड हैं और बचपन से उसी कंपनी में रहते हुए आए। एक अच्छा पैकेज भी था, बट कहीं ना कहीं मेरी आइडियोलॉजी, मेरे पसंद का काम नहीं था, तो मैंने इंडस्ट्री में, एजुकेशन में स्विच करा। तो ये क्या होता है, एक जब आप उसी एक्टिविटी में रहोगे जो आपकी पैशन की होगी, जो आपकी पसंद की होगी, तो उसमें अच्छी ग्रोथ भी मिलती है और उसमें अच्छा आपको क्या कह सकते हो कि हैप्पीनेस लंबे समय तक मिलेगी। डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब आपके कोई भी रिलेशनशिप, और पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब कि ओनली टेक की रिलेशन नहीं, गिव और टेक की रिलेशन नहीं, ओनली गिव की रिलेशन। क्या हुआ, अगर आपने सोचा कि यार आज पेरेंट्स बच्चों से नाराज हो गए, मैंने इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया,
मेरा एक काम नहीं करता। तो ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हो गया, इसलिए वो नाराज हो गए। अगर आपने किसी से आशा करी है तो ही आपकी निराशा हो सकती है। ध्यान से सुनना, यदि आपने किसी से आशा करी है तो ही आप निराश हो सकते हो। यदि आपने किसी से आशा नहीं करी तो आपके निराश होने का भी कोई कारण नहीं बनता। तो हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप तभी डेवलप हो सकता है जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन बंद कर दो। यानी कि आपने किसी के लिए कुछ करा, जब आप यदि किसी के लिए कर रहे हो, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, किसी के लिए भी कुछ कर रहे हो, तो अगर आप उससे रिबेक मानोगे कि भैया हमने आपके लिए करा है तो आप भी हमारे लिए करो, और जब वो नहीं करेगा तब आपको लगेगा कि ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने तो इसका बहुत साथ दिया था। तो आपका पॉजिटिव रिलेशन की जगह वो एक केवल रिलेशनशिप हुआ, है ना। तो आशा होगी तो निराशा आएगी, अगर आशा ही नहीं होगी तो निराशा कभी नहीं आएगी। सिंपल सी आइडियोलॉजी, ठीक है। तो ये डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड, हमेशा कृतज्ञ रहो। भगवान ने, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, भगवान ने अगर आप मेरा वीडियो सुन पा रहे हैं, भगवान ने आपके दोनों हाथ और दोनों पांव सलामत है, तो आप लाखों करोड़ों लोगों से आज ज़्यादा समृद्ध और प्रॉस्परस हो। यदि आपके पास 2 वक्त का खाना है, यदि आपके पास सोने के लिए तकिया और बिस्तर है, यदि आपके सर के ऊपर छत है, तो आप लाखों करोड़ों लोगों से समृद्ध हो। यदि आपके पास खुद का मकान है तो यकीन मानिए आप करोड़ों लोगों से भारत देश में समृद्ध हो। आज भी मुंबई के अंदर बहुत से लोग केवल 2 केला खाकर अपना लंच कंप्लीट करते हैं, है ना। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, ठीक है। अभी गवर्नमेंट योजनाएं चला रही है, लेकिन आप हमेशा कृतज्ञ रहो। जो भी आपको मिला है, जिसने भी आपको कुछ भी दिया है, 1% भी दिया है, तो उसका हमेशा ग्रेटिट्यूड, आभार मानो कि आपने हमारे लिए कुछ करा था। भले वो भगवान हो, भले वो कोई व्यक्ति हो, हमेशा ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना चाहिए हमको हमारी लाइफ के अंदर। मेरे को मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत सारा कुछ सिखाया, और मैं हमेशा उन सारे स्टूडेंट्स का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ के अंदर, कुछ ने तो मेरे को मतलब कह सकते हो कि C++ की कुछ चीज़ें सिखाई, कुछ ने वेबसाइट डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें सिखाई, कुछ ने SEO सिखाया, है ना। कुछ ने, आप कह सकते हो कि बहुत से स्टूडेंट, मतलब कि मैं आज एक लर्निंग है हमारे चैनल का नाम, तो मैं लर्न करता रहता हूँ, और इसीलिए है लर्निंग विथ है। तो हम भी, मतलब माइंडसेट कैसा है मेरा कि हमेशा मेरे को तो क्या कुछ आता है, थोड़ा ही सा ही नॉलेज है, तो दुनिया में तो बहुत अंपार लगा है नॉलेज का। तो हमेशा हमको कैसा होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, परस्यू फाइनेंशियल स्टेबल। गरीब की कोई नहीं सुनता, सत्य वचन है। गरीब हो, बढ़ो, पैसा कमाओ, सही ढंग से कमाओ, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। गरीब होना एक अभिशाप है। आज मान लो तो बढ़िया, आज से 5 साल बाद मान लो तो बढ़िया, क्योंकि फाइनेंशियल जो जब तक स्टेबल नहीं आएगा तब तक हैप्पीनेस नहीं आ सकती। या तो फिर आप साधु संत महात्मा बन जाओ जिनको केवल भगवान से मोह है। यदि आप इस धरती पे रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन के अंदर रह रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका प्राइम होना चाहिए कि कैसे भी करके मेरे को फाइनेंशियल स्टेबल बनना है। मेरे को 16 घंटे 18 घंटे वर्क करना है, मैं क्यों नहीं बनूंगा। मेरे को नई स्किल सीखनी है, मेरे को नया थिंग्स सीखनी है, क्यों मेरे को गलत रास्ते पे जाना पड़ेगा। यदि मेरे अंदर काबिलियत है, यदि आप बोलते हो कि सर क्या करना है, आपके अंदर अगर वर्डप्रेस, जावा, .NET, PHP, पाइथन आता है, और उसके साथ में अगर आपने एडोब सीख लिया, कोरल ड्रॉ सीख लिया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नॉलेज है, तो आप घर बैठे 30-40 हज़ार रुपये कमा सकते हो। इट्स नॉट अ बिग थिंग। SEO का नॉलेज हो गया, एक वेबसाइट डिज़ाइनर कम से कम $200 से $300 चार्ज करता है। आप कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकते हो। और हैप्पीनेस का याद रखिएगा कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो उसी तरीके से अगर आप गरीब हैं, तो यदि आप साधु महात्मा नहीं है, यदि आपकी इच्छाएं परमात्मा की ओर लीन होने के अलावा अगर सांसारिक मुंह में लगी हुई है, तो यकीन मानिए आप खुश नहीं रह पाओगे, है ना। तो इतना नहीं हो कि ज़्यादा हो, प्रॉस्परस होने की जरूरत, बट बेसिक नेसेसिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए कि कल आपका खाना कहाँ से आएगा, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर इतनी व्यवस्था हो रही है तो आपको खुश रहना चाहिए, है ना। आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए अपने माता पिता को। याद रखिएगा, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने आपको कहीं सड़क पर छोड़ा नहीं, हमेशा आपको साथ रखा, वरना आज हम कहीं भटक रहे होते। फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस कर जाते हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों जरूरी है। देखो, फिजिकल थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, पढ़ाई से पहले फुटबॉल खेलो ताकि तुम्हारा हार्ट मजबूत हो और तुम ज़्यादा देर तक अध्ययन कर पाओ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होगा और वहीं पर ज्ञान की गंगा बहेगी। तो जब तक आप फिजिकली फिट नहीं हो, तब तक कितना भी अच्छा मैं पढ़ा लूँ और कितना भी आप समझने की कोशिश कर लो, आप नहीं समझ पाओगे। और सेकंड, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ सभी सुधरेगी जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का पर ध्यान रखोगे, यानी कि मंदिर, मस्जिद,
मस्जिद तो जाया करोगे, इतनी तो दोस्ती हो वहाँ पे कि एक पंखा चलाने के लिए सारे बटन दबाने की ज़रूरत ना रखे, ठीक है। वहाँ जाया करोगे, कहीं भी गुरुद्वारा, जो आपके कास्ट कम्युनिटी जो होगा वो थोड़ा सा बड़ों के साथ वक्त बिताया करोगे। बड़े यानी कि आपके दादाजी दादी जी, नहीं है तो माता पिता, और बड़े जो भी आपको मीन्स के लगता है कि जिनका एज ग्रुप आपसे ज़्यादा है, थोड़ा सा समय उनके साथ बिताओगे तो आपकी मेंटल हेल्थ सुधरनी शुरू हो जाएगी। और नेगेटिव थॉट्स के साथ और नेगेटिव लोगों से दूर रहा करो, ठीक है। कंसीडर द वाइड इंपैक्ट ऑफ द वन सेक्शन, कंसीडर द वाइडर इंपैक्ट ऑफ द वन सेक्शन, यानी कि एक छोटी सी एक्शन का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। आप मतलब एक छोटा सा एक्शन लोगे, जैसे कि एक पत्थर फेंकोगे आप तो तालाब में एक पूरी की पूरी लहर उठ जाती है, तो वहीं पे एक छोटा सा एक्शन भी, आपका छोटा छोटा एक्शन भी एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमको ड्राइंग सीखनी है, अगर हमको कोई डांस सीखना है, अगर हमको कुछ भी चीज़ सीखना है, तो पत्थर भी तो छोटे छोटे एक्शन से इंप्रूव किया जा सकता है। और पत्थर पे आपने देखा होगा रेगुलर अगर ड्रॉप गिरती है तो पत्थर भी पूरा का पूरा कट जाता है। तो वो रेगुलरिटी की बात है, पंचुअलिटी की बात है। और हमेशा हैप्पीनेस किससे आती है कि हैप्पीनेस, और आप कह सकते हो कि प्रॉस्पेरिटी किससे आती है, रेगुलर एफर्ट से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आपने एफर्ट करी और ये कौन बनेगा करोड़पति में गए और वो आपको लगा कि उसने 14 सवालों के जवाब दिए, 16 सवालों के जवाब दिए और वो करोड़पति बन गया। लेकिन उन 16 सवालों के जो जवाब दिए उस बंदे ने, उसके पीछे उसका पूरा एक इतिहास रहा होगा, उसके पीछे उसकी नॉलेज के लिए, उसके नोट्स बनाने के लिए, उसके लर्निंग के लिए एक बहुत एम्पल अमाउंट रहा होगा, बहुत एम्पल टाइम पीरियड रहा होगा। तो यही सब क्या कहलाता है, आपके स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे पाँव होंगे तो आगे जंप लग जाएगी। ट्रिपल जंप आपने देखी होगी, लॉन्ग जंप आपने देखी होगी। तो डायरेक्ट अगर खड़े खड़े जंप लगाओगे तो थोड़ी जंप लग सकती है, लेकिन लंबी जंप नहीं लगेगी। लेकिन जब दौड़ के आगे जंप लगाओगे तो लंबी जंप लगेगी। तो दौड़ने से पहले चलना जरूरी है, और चलने से पहले छोटे पाँव चलना जरूरी है। बड़े पाँव चलाने से पहले छोटे पाँव चलाना जरूरी है, और उससे पहले खड़े होना जरूरी है, और उससे पहले खड़े होना सीखना जरूरी है, और सीखने से पहले ये जानना जरूरी है कि मेरे पाँव जो हैं वो चलने के काम आएंगे, दौड़ने के काम आएंगे। तो सब जानना जरूरी है। तो यही आपकी छोटी छोटी स्टेप्स हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर अप कर लिए हैं, आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो गया। ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट का हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर ही इस वीडियो को विराम दूंगा। फोर्थ पार्ट में अपन जाएंगे और सारी की सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने की कोशिश आपको करी है। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट माई दिस वीडियो एंड कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा। थोड़ा कमेंट करके मुझे बताएंगे, थोड़ा इंटरेक्शन होगा, मुझे अच्छा लगेगा। जय हिंद।